आज की क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। इन्होंने हाइजेनबर्ग ने क्या अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने बताया कि जब कण कोई गति करता है, तो एक साथ उनके दो राशियों को हम लोग अनिश्चितता का जो गुणनफल निकालेंगे, उसका जो दो राशियों को मापने का अनिश्चितता का जो गुणनफल निकालेंगे वो हमेशा h/2π से कम कभी भी नहीं होगा, मतलब उससे ज़्यादा होगा। कम नहीं होगा मतलब क्या, उससे ज़्यादा होगा। अतः यदि हम किसी कण x दिशा में स्थिति तथा संवेग को एक साथ मापते हैं, तो डेल x स्थिति के मापने में अनिश्चितता तथा डेल p संवेग के मापने में अनिश्चितता, और यह हाइजेनबर्ग का सिद्धांत के अनुसार। अब देखो, जब हम लोग कोई कण अगर गति करता है, तो हमको पता है कि जो भी कण होता है जिसका द्रव्यमान कम होता है वो तरंग के तरह भी गति करता है। ठीक है, गति करते हुए जा रहा है। अब किसी एक ही बिंदु पे अगर हम चाहते हैं कि संवेग को भी मापें और उसके पोजीशन को भी बताएं कि वो किस पोजीशन पे है, किस स्थान पे है, दोनों को मापें, तो पोजीशन को हम x से मापते हैं, संवेग को हम p से मापते हैं। ठीक है, तो दोनों को जब मापते हैं ना, तो एग्जैक्ट मापन नहीं हो पाता है, उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि होना चाहिए था 20, मान लो अगर विस्थापन को ही माप रहे थे, होना चाहिए था 20 और हो गया 20.4 हो गया। अब इसमें कुछ गलतियाँ आया तो उसको हम डेल एक्स से निकालते हैं। ये डेल एक्स कैसे निकलता है, ये अधिक में से कम को घटा दो, 0.4 के क्या हो गया, गलतियाँ हो गया। ये अनिश्चितता आया किसका, ये स्थिति का अनिश्चितता किससे, हम लोग डेल एक्स से दिखा रहे हैं। वैसे ही संवेग को भी मापेंगे तो हो सकता है P1 होगा 30 और P2 जब हम यहाँ पर होना चाहिए था 30, लेकिन हम एक साथ मापने की कोशिश किए थे, ये लगभग कितना हम लोग को बता रहे हैं, 0.30.2 बता रहे हैं। इसमें भी कुछ गलतियाँ हुआ, कितना पॉइंट का, 0.2 का, तो उसको हम लोग डेल पी से दिखा रहे हैं। तो यही जो गलतियाँ उत्पन्न होती है, यही जो अनिश्चितता आता है, इसी अनिश्चितता का दोनों का गुणनफल, संवेग का जो अनिश्चितता आया और जो स्थिति का अनिश्चितता आया, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, h/2π से 12 या उसके बराबर होता है। तो यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता बोला जाता है। यही क्या कहा जाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता कहा जाता है। तो सबसे पहले सभी को हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या करना था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले लिखना है, जब हम किसी कण का स्थिति तथा संवेग एक साथ मापते हैं, स्थिति तथा संवेग एक साथ मापते हैं, तो डेल एक्स स्थिति के मापने में अनिश्चितता तथा डेल पी संवेग के मापने में अनिश्चितता होती है। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार डेल एक्स इंटू डेल पी, मतलब दोनों का गुणनफल, जो अनिश्चितता आया उसका दोनों का गुणनफल h/2π से अधिक होता है। यही समीकरण दिखा लेना है, यही समीकरण क्या करना है। और सबको पता है यहाँ पे जो h होता है लिख भी लेना है, जहाँ h क्या होता है, तो h प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक नियतांक होता है। ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, ये प्लैंक नियतांक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो h/, इसको एक और समीकरण से दिखा सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बार से भी दिखाया जाता है। इसको भी दिखाया जाता है, जहाँ h बार क्या होता है, h बार जो होता है h/2π के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको भी दिखा लेना है, जहाँ। ठीक है, ये दो समीकरण, लेकिन ध्यान यही रखना है h का ही ज़्यादा यूज होता है, h बार बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर में शायद यही था क्या, अच्छा और देख लेते हैं क्या है। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है,
गैसे में चालकता को प्रदर्शित करने के लिए गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह चाहते हैं। चालकता मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या जरूरत होता है? तो दो चीज़ें का जरूरत होता है, या तो विभवांतर बहुत ज़्यादा हो या दाब क्या हो, बहुत कम हो। विभवांतर बहुत ज़्यादा हो या दाब क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो अगर दाब का बात करते हैं तो दाब बहुत कम होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है कि जो इसमें दाब बहुत कम है? दाब इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो। दाब क्या है? यही ऑप्शन है जिसमें दाब कम लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कैथोड किरणें का। तो हम बता चुके हैं कैथोड किरणें कहाँ से निकलता है। तो जब हम लोग ग्लास ट्यूब लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा रहता है, और 2 इलेक्ट्रोड को जब एक विभवांतर से जोड़ते हैं तो निगेटिव वाला टर्मिनल को ही हम लोग क्या कह रहे थे? तो इसी को हम लोग कैथोड बोल रहे थे, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। तो पॉजिटिव वाला को एनोड कहते हैं, निगेटिव वाला को कैथोड कहते हैं। जब इसमें से प्रेशर को, दाब को कम किया जा रहा था, तो इससे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा था ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जा रहा था इस ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता था? कैथोड किरणें कैसा आवेशित होता है? ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है ना, तो ये क्या होगा? ऋण आवेशित होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे दिया हुआ है कैथोड किरणों में निहित है। कैथोड किरणें में क्या चीज निहित होती है? तो अब ऐसा तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा इसमें क्या बहता है? तो इलेक्ट्रॉन ही बहता है ना, तेजी गति से। तो धनावेश तो होता ही नहीं है। प्रकाश के किरण कुछ, इसमें प्रकाश के किरण कुछ नहीं होता है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे आते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 4। बोला है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m है और उसका आवेश कितना e है, तो इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था में पहले था, लेकिन उसको उसके बीच का विभवांतर क्या दे दिया गया? भी विभवांतर दे दिया गया। तो उसका अंतिम महत्व ऊर्जा क्या होता है? तो हमको पता है, किसी का भी ऊर्जा का बात करते हैं, जब किसी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो बार बार ये चीज़ें डायग्राम बना रहे हैं, जब इसको बैटरी से हम लोग जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल के इस ओर आता है, इलेक्ट्रॉन जो इस ओर आता है उसका जो गति होता है वो गति किस पर डिपेंड करता है? इसके बीच के विभवांतर का। हमको पता है कि विभवांतर और आवेश में, ये पहले से भी हम लोग पता है कि जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यू से दिखाए या किसी से भी Q इंटू वी पढ़े हैं, या W वर्क डन बराबर क्या होता है? Q इंटू वी पढ़े है। Q जो होता है आवेश होता है, V जो होता है विभवांतर होता है, जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का अगर ऊर्जा का बात हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अब विभवांतर कितना दिया है? V दिया हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे का भी चीजें ध्यान में होना चाहिए जिससे क्वेश्चन और बनाए। अब देखो, इसमें पीछे का चीजें पता नहीं होगा तो ऐसा है कि इसको हम लोग नहीं बता सकते। इसमें त्वरण पूछ दिया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। इसमें इसका गतिज ऊर्जा या ऊर्जा नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण पूछ दिया है। और त्वरण निकालने के लिए पहले उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल को लिखना पड़ेगा। हमको एक फार्मूला पड़े, कूलम्ब बल। जब भी कोई आवेश होता है तो आवेश रहेगा और उस विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? Q इंटू ई होता है। ये सबसे पहले ये याद होना चाहिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर Q आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है? Q इंटू ई होता है। लेकिन यहाँ पे आवेश का मान कितना है? इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर E इंटू क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। इसलिए कि आवेश कितना है? यहाँ पे स्मॉल ई है। और यही जो बल होता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल का जो फार्मूला होता है वो ma होता है। ma बराबर क्या होता है? E इंटू ई। ए को यहाँ पर क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो a बराबर निकालना है त्वरण का मान, तो E इंटू ई बटे क्या है? m हो जाएगा। इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं, इसको कहीं पर 5 नंबर देकर इसको रफली लिख भी सकते हैं। यही a का मान यहाँ पे आ गया है, E बटे m हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो E बटे m, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से कुछ चीजें पीछे का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर हम लोग आसानी से बता सकते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्ट बता दिया गया है फार्मूला है कि तरंगदैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है? डी ब्रोगली द्वारा। डी ब्रोगली का जो तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला दिया गया, लैम्डा बराबर
लेमडा बराबर जो फार्मूला दिया गया वो पहले ध्यान होना चाहिए कि लेमडा बराबर फार्मूला क्या दिया गया। तो लेमडा बराबर h बटे रूट अंडर 2e me इंटू वी था। ये इलेक्ट्रॉन के लिए था। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश था e, लेकिन अब यहाँ पे आवेश कितना दिया है? q। तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे और e के जगह क्या लिखेंगे? q लिखेंगे और m। तो m अब यहाँ पर द्रव्यमान m ही नहीं है, कितना है? m है। तो इस m की जगह क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। विभवांतर तो v ही है। इसका अनुसार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस ध्यान यही रखना है कि हम लोग डी ब्रोगली का जो तरंग का फार्मूला पढ़े उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए शायद लिखे थे और किसी दूसरे द्रव्यमान के लिए नहीं लिखे थे। तो दूसरे द्रव्यमान के लिए ये हो जाएगा, सिर्फ आवेश की जगह यहाँ पर q हो जाएगा और द्रव्यमान m की जगह यहाँ पर m हो जाएगा, बाकी सबसे नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश दिया हुआ है कितना? एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश कितना होता है? सबको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। विभिन्न कणों के आवेशों के निम्नलिखित परिणामों में से कौन सा अवश्य गलत है? तो किसी पदार्थ पर आवेश जो होगा वो इसमें से कौन गलत है? हम लोग पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है वो प्लस माइनस Ne के बराबर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसी में किसी पूर्णांक के गुणनफल को क्या होता है? बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसी में किसी पूर्णांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो चेक कर लो किसमें पूर्णांक के गुणनफल है। जो पूर्णांक के गुणनफल नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी पदार्थ पे जो आवेश होता है वो Ne के बराबर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी में कोई पूर्णांक से गुना रहेगा तो वही उसका आवेश होता है। अब देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ सब में 19 तो दिख रहा है, सिर्फ ये 1.6 में कोई पूर्णांक से गुना करो कौन मिल जा रहा है तो आंसर सही हो जाएगा। देखो 1.6 में ये 16 है, इसमें 4 से गुना करोगे 16 चौका 64, ये वाला ऑप्शन है, ये सही है। 16 3 48 ये भी है। 16 में कितना से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 16 5 80। यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 16 5 80, ये भी है। कौन नहीं है तो अब जैसे कि ये 2.4 नहीं आएगा, 24 आएगा तो 16 गुना 32 हो जाता है, 24 नहीं आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल नहीं है। यही वाला गलत है, हमको गलत को चूज करना था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एक बार बता रहे हैं, जो भी किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसी में कोई ना कोई पूर्णांक संख्या गुणनफल से गुणा करके किसी भी पदार्थ का आवेश बताया जाता है। तो इसमें किसी भी पूर्णांक संख्या 1.6 में कोई ऐसा कोई पूर्णांक संख्या नहीं है जिससे गुणा करने पर 2.4 आ जाए, इसीलिए ऐसा किसी पदार्थ पर ऐसा आवेश पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या है, इस क्वेश्चन का ये गलत है। गलत को ही चूज करना था तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाए? सही हो जाए। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रयोग में प्रकाश विद्युत निरोधी विभव 1.6 दिया हुआ है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा। अब देखो बार बार आ रहा है कि जब भी विभवांतर दिया रहेगा, ये विभवांतर दिया हुआ है, जब भी विभवांतर दिया रहता है विभवांतर में किससे गुना करते हैं तो उसका ऊर्जा निकलता है। तो ऊर्जा का बार में गति ऊर्जा बोलो या कोई भी ऊर्जा बोलो, क्या इसका फॉर्मूला तो E × V होता है। इसका मतलब E का मान कितना तो 1.6 × 10⁻⁹ और इसको गुना कितना से करना 1.5, मतलब 1.5 का गुना अगर 1.6 से कर देते। चलिए इसको इधर सही तरीका से लिख देते हैं, सभी को लिख लेना है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है तो 8 नंबर में गतिज ऊर्जा के E से दिखाते कैनेटिक एनर्जी, इसका मान कितना होता है E × V होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। हाफ के V² भी यूज करते हैं अगर वेग के रूप में दिया रहेगा तब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ गुने विभवांतर कितना दिया 1.5। तो 16 में 1.6 में 1.5 से गुना करेंगे ये कितना आ जाता है? ये 2.4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2.4 × 10⁻⁹ जूल हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यही यहाँ पर लिख लेना है, इसको भी लिख ही लेना है। ठीक, नोट कर लेना है कि याद रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन, किसी दिए गए धातु के पीठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए भौतिक राशि को आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होना चाहिए।
तो बोला गया है कि किसी दिए गए पीठ से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी होता है किसी धातु के पीठ से जब उस पर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है तो उसी को हम लोग प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अच्छा, ये क्या दिया? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक है, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का कारण, जिससे भौतिक राशि आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होना चाहिए। आपतित फोटोन की ऊर्जा किससे कम होना चाहिए? तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपतित फोटोन का जो ऊर्जा होता है वो किससे कम होना चाहिए। तो अभी से हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े थे कि किसी पृष्ठ का क्या होता है, अगर किसी पृष्ठ का बात करते हैं धातु के पृष्ठ का, इसका एक कार्य फलन होता है। क्या होता है? कार्य फलन होता है। और वही कार्य फलन धातु से विद्युत उत्सर्जन तभी कर पाता है जब उससे कार्य फलन से क्या होता है, अधिक मिलता है ऊर्जा, तभी जाके वहाँ पे क्या हो पा जाता है कि वो पृष्ठ से उत्सर्जित हो पाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तभी तक प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब उस पर प्रकाश की लाइट पड़ेगा, तो प्रकाश के लाइट पड़ना, जो प्रकाश की लाइट पड़ रहा है तो उसका जो फोटोन की ऊर्जा होता है कम होना चाहिए। कितना? किससे? तो पृष्ठ कार्य फलन के होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, उससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पहले भी हम समझा चुके हैं। आगे दिया हुआ है जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, अभी तक हम लोग कितना देर से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? ऊर्जा मापता है। कितना तो हम लोग ऊर्जा निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूला से क्या मापता है? ऊर्जा को मापता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर का। 11 नंबर क्या कह रहा है? वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको अवश्य क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पूरा टॉपिक ही पढ़े कि धातु के पृष्ठ पर जब प्रकाश लाइट पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की कथित ऊर्जा समानुपाती होती है। अब देखो ये चीजें लिखवा भी दिए हैं कि जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होता है वो किसके समानुपाती होता है। ये चीजें साफ साफ लिखवाया गया था। ई जो समानुपाती होता है किसके? ई जो समानुपाती होता है न्यू के। न्यू क्या होता है? तो आवृत्ति। ये चीजें लिखवाया गया था। ई बराबर एक यहाँ पर कांस्टेंट भी आया था एच न्यू, और न्यू को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर लिखा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के क्या होते हैं? समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के ये वर्ग के समानुपाती बोला है, मतलब इसका स्क्वायर का समानुपाती नहीं होता है, तो ये गलत है। ये समानुपाती होता है सिर्फ आवृत्ति के। यहाँ तरंग का समानुपाती नहीं होता है, विद्युत का समानुपाती होता है। पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये सब चीजें सारी चीजें बता दिया गया है, उसी पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन समझ में आना चाहिए, कभी भी याद नहीं करना चाहिए। जो चीजें बताया गया उस टॉपिक से रिलेट करके समझना जरूरी होता है। अगला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर बात करते हैं तो 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति, जो आपतित प्रकाश होती है उसका जो आवृत्ति होता है जिस पर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन के मात्र उत्सर्जित होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल महत्तम होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर न्यूनतम होती है। अब देखो थ्रेशोल्ड आवृत्ति बताया गया है कि अगर लाइट को यहाँ पर धातु का प्लेट है, अगर कोई धातु का यहाँ पर प्लेट है, तो इस धातु के प्लेट पर कोई लाइट आ रहा है, इस धातु के प्लेट पर अगर कोई लाइट आ रहा है, लाइट आके गिर रहा है, तो लाइट आके गिरने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा? नहीं। बताया गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन इसका उत्सर्जित तभी होगा, यह सिर्फ बताया गया उत्सर्जित होगा, इससे गति नहीं मिल जाता, इलेक्ट्रॉन को गति नहीं मिल जाएगा। कब? जब ये जो लाइट आ रहा है उसका देहली आवृत्ति जो होता है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति जो होता है, उतना अगर आवृत्ति इसमें रहेगा लाइट में,
तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, मतलब इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गति नहीं मिलता है। जब देहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति होता है उस लाइट का, जब देहली आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति होता है तब इलेक्ट्रॉन को कुछ क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है और बाहर निकल जाता है, उसमें गति भी आ जाता है। बताए थे ना कि अगर ये 50 दे रहा है, इसका देहली आवृत्ति अगर 30 आए तो 30 क्या करेगा, सिर्फ इसको उत्सर्जित करेगा, 20 क्या कर देगा, उसको गति ऊर्जा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 30 ही दे रहा है तो सिर्फ इससे उत्सर्जित होगा, उसको कोई गति प्रदान नहीं करेगा। ठीक, उसको कोई गति प्रदान नहीं करेगा। देहली आवृत्ति पर क्या होता है, उतना प्रकाश, अगर उतना आवृत्ति है प्रकाश का, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर पाएगा, उसको गति नहीं दे पाएगा। गति देने के लिए इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा आवृत्ति पर क्या करना पड़ेगा, प्रकाश उस पर आना पड़ेगा। प्रकाश का आवृत्ति देहली आवृत्ति से भी ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर उसको चाल उसमें आएगा। इलेक्ट्रॉन में नहीं तो चाल उसका कोई चाल नहीं रहेगा, सिर्फ उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पर देहली आवृत्ति का सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर उतना देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिर्फ उत्सर्जित होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है, तो उसका ऊर्जा क्या चीज़ों पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर। इनमें से देखो, धातु का कार्यफलन तो इसको छोड़ ही दो, धातु का कार्यफलन खाली इतना बताता है कि इसको इतना ऊर्जा मिलेगा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, बाकी ये कुछ काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉन वगैरह को, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर ऊर्जा वगैरह प्रदान नहीं करता ही। तो यहाँ पर ऊर्जा प्रदान की बात हो रही है। ऊर्जा इसका जो होता है, जो बाहर निकलता है, वो ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है, जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है उस पर डिपेंड करता है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना है, उस पर ये डिपेंड करता है। और अगर तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता इसका आता है और उसी के साथ उसका ऊर्जा डिपेंड करता है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी प्रारंभ होता है जब सतह के आपतित प्रकाश होती है और न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति मिलता है तभी जाके, न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कह रहे थे, उतना आवृत्ति मिलेगा तभी जाके प्रकाश उत्सर्जित होगा। अगर उससे कम आवृत्ति प्रकाश के लाइट का होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अभी हम लोग तुरंत ऊपर में भी चर्चा की, एक न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए तभी जाके उस आवृत्ति पर प्रकाश का उत्सर्जन होगा, अदरवाइज प्रकाश का उत्सर्जन ही नहीं होगा अगर उससे कम होगा तब। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर बोल रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में सिर्फ तरंग माना जाता है, नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोग प्रकाश को क्या मानते हैं, कण मानते हैं। उस कण को हम लोग फोटोन के भी नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सिर्फ उसको कण मानते हैं हम लोग, तरंग उस पर चर्चा नहीं करते हैं। आगे दिया है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। कार्यफलन एक आवश्यक ऊर्जा होता है, उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है तभी जाके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, कार्यफलन परमाणु को उत्तेजित करने के लिए होता है, नहीं, कार्यफलन एक आवश्यक ऊर्जा होता है, ये किसी सतह का ऊर्जा होता है, ये कोई इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने का ऊर्जा नहीं होता, ये किसी सतह का ऊर्जा होता है। इस बात को ध्यान में, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए तो है ही नहीं, एक्स किरण इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन की सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, ठीक, ये सही दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन की सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए एक आवश्यक ऊर्जा होता है। अगर उससे ज़्यादा ऊर्जा मिल गया तो उस गति में आ जाएगा, उतना ऊर्जा मिलेगा तो उसके सतह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें क्या दिया हुआ है, यदि किसी धातु पर जिसकी कार्यफलन फाई है तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम ऊर्जा ई जिसे संबंधित होता है, ये बता दिया गया है कि ये ई जो होता है एच न्यू माइनस फाई के बराबर होता है। ये इक्वेशन ही बताया गया, तो ये इक्वेशन को ही ध्यान में रखना है। यही होता है ई बराबर एच न्यू माइनस फाई होता है। और उसी फार्मूला के यूज करके यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी करना है। ई बराबर एच न्यू माइनस फाई लिखो या एच
न्यू बराबर हम लोग लिखते हैं 5 प्लस ई लिखते हैं, 5 प्लस ई लिखते हैं, तो ये एच न्यू लिखा जाता है। ऐसे भी इसको हम लोग बहुत सारा तरीका होता है। अब यहाँ से जो बात करते हैं तो देखो ये तो सतह का ऊर्जा होता था, जो ये कार्यफलन ये क्या होता है, सतह का ऊर्जा होता है, सतह का ये कार्यफलन होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो इतना ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो जाता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। और ये लाइट का होता है, जो लाइट का ऊर्जा आता है वो ये लाइट का ऊर्जा होता है। और ये गति ऊर्जा होता है, गति प्रदान करने का, ठीक। ये जो ई जो होता है गतिज ऊर्जा होता है, और ये लाइट का ऊर्जा होता है, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और ये कार्यफलन क्या होता है, सतह का ऊर्जा होता है, जिससे इतना इलेक्ट्रॉन मिलने के इतना ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन में कोई गति नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक प्रकार सुग्राही धातु, उसका धातु जो है उस कार्यफलन दिया 1.6 इलेक्ट्रॉन पर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गति ऊर्जा मतलब ई का मान इसमें दे दिया 0.9 इलेक्ट्रॉन पर। आपतित फोटोन की ऊर्जा बोला है, तो फोटोन की ऊर्जा कौन, यही लाइट का ऊर्जा होता है। ये लाइट का ऊर्जा हम लोग को ज्ञात करना है, तो एच न्यू का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि कार्यफलन में गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं, कार्यफलन में गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं। गतिज ऊर्जा को कार्यफलन में जब जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा यहाँ पर कार्यफलन कितना है बनाना चाहते हैं यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये एच न्यू जो है यही हम लोग का फोटोन का ऊर्जा है, यही किसका ऊर्जा है, फोटोन का ऊर्जा है। इसी का मान पूरा निकालना है हम लोग फोटोन का ऊर्जा को। यहाँ पर 5 प्लस ई होता है और 5 का मान दिया हुआ है 2.1, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा दिया है 0.9, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यही इसको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 19 में। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन है, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए। आप लोग खुद आगे का जो क्वेश्चन होगा आप लोग खुद देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सब 2-3 क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे आप प्लान क्वेश्चन का बीमा भी लिखवा चुके हैं डायरेक्ट, उसको भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग खुद देख सकते हैं। आगे का जो चैप्टर होगा तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।